Good morning, children. We are learning about the Hitler, and our topic is Nazis and the rise of Hitler. Okay, we taught about the different types of the pint in the previous period. Now we will start today a new pint. Point number one: birth of Weimar Republic. Weimar means it's a name of a city. Then we will start our point and topic. You can read in your book. I will read and explain one by one. Okay, then I'm starting. Germany, a powerful empire in the early years of 20th century. जर्मनी जो 20वीं सदी के शुरुआत में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था. फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1948. उसने पहला जो प्रथम युद्ध लड़ा था 1914 से 1918 के बीच में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसमें इसने भी भाग लिया था. एलंग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अंग्रेज द अलाइज. इसके साथ में जो उनका जो मित्र देश था वो ऑस्ट्रियन साम्राज्य, और इसने जिन शक्ति के विरुद्ध लड़ा था जिसमें हम एलाइज पावर के बारे में जान चुके हैं, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया जो थे, ये जो तीन शक्तियाँ मेन थी. बाद में इसमें यूएस भी जुड़ गया था. नेक्स्ट इज ऑल जॉइन द वार इंथसिस्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम अ क्विक विक्ट्री. और इसमें जब दो शक्तियों के बीच में युद्ध हुआ था तो इसमें और भी एक एक दो जो शक्तियाँ थी वो अपने स्वार्थवश या अपने फ़ायदे के लिए अपने अपने अलाइज के साथ जुड़ी हुई थी. लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन इवेंचुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑल इट्स रिसोर्सेज. इसमें सबके जो फाइट के बारे में, युद्ध के बारे में सबको ये विश्वास था, या जर्मनी को भी विश्वास था कि ये यूरोप में जितनी जो रिसोर्सेज हैं उनमें सब अपना एकाधिकार कर ले. इसके बाद जर्मनी मैड इनिशियल गेन बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. और जिस प्रकार की जर्मनी ने सोचा कि वो यूरोप की सभी जो रिसोर्सेज हैं उनमें अपना अधिकार करना चाहता था, इसी के कारण उसने फ्रांस एंड बेल्जियम पर अधिकार करने के उद्देश्य से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था. हाउएवर द अलाइज स्ट्रेंथ बाय द यूएस एंट्री इन 1917. इसके साथ ही जब अलाइज कंट्री जिसमें फ्रांस भी था उसके साथ में 1970 में फिर यूएस की एंट्री हुई, वन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918. पहले तो जब युद्ध हुआ तो उसमें देखे कि जर्मनी बहुत पावरफुल था, लेकिन यूएस की एंट्री के बाद में फ्रांस को एक और ताकत मिली जिसके कारण जर्मनी की हार हुई. इसमें सन लिखा हुआ है नवंबर 1918, ये उस समय की बात है. द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary party to recast German policy. अब चूँकि पहले जो जर्मनी में जो राजसी जो साम्राज्य था उसकी हार होने के बाद में एक जो संसदीय जो चुनाव समिति है उसकी एक नई व्यवस्था का उदय जर्मनी में हुआ. ए नेशनल असेंबली met at Weimar and established a democratic constitution with a federal structure. अब जब जर्मनी की हार हो गई तो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाने के लिए, जिसमें संघवाद को बढ़ावा देने के लिए वेमार में एक सभा का आयोजन किया गया था. डिप्टीज वेर नाउ इलेक्टेड टू जर्मन पार्लियामेंट ऑन रजिस्टर्ड. तो इसके जो प्रतिनिधि थे वो चुने हुए जो प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जो आएंगे उसके लिए इसमें जगह पर आए, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन. अब इसमें जब डेमोक्रेसी की बात जब हम करते हैं तो इसमें महिलाओं को चूँकि पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस व्यवस्था में उनको भी, जो एडल्ट जो थे, जो औरतें थी, उनको भी वोट देने का अधिकार इसमें शामिल किया गया. दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ऑन पीपल, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War.
तो जिस प्रकार से जो गणतंत्र था पहले तो वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं अपनाया गया था, लेकिन जर्मनी की हार के बाद में धीरे धीरे इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब यहाँ पे साम्राज्य जो जो थे एम्परर जो थे यहाँ जर्मनी के जो शासक थे उनकी हार के साथ ही थोड़ा सा इसमें गणतंत्र की ओर झुकाव हुआ। द पीस ट्रीटी एज वर्साइल विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब इसमें हमने देखा कि पहले हम जब समझ चुके हैं कि जर्मनी में जिस प्रकार से जो एक जो वर्ग था यहूदी वर्ग जिसको कहते हैं उसमें जीव जो जेविस जो थे उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया गया था उनके खिलाफ में जो ह्यूमैनिटी मतलब मानवीयता के आधार पर जो शांति की स्थापना की गई इसका मुख्य ध्येय बना। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब जब जर्मनी की हार हो गई तो उसने बहुत सारे अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत से मुख्य शहर को खो दिया। A tenth of its population, 30% of its territory, 75% of its iron and 20% of its coal to France, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। इसमें जो एलाइज पावर थे जब उन्होंने जर्मनी को हराया तो इसके बहुत सारे जो क्षेत्र थे वो जर्मनी से छीन के और इन देशों में जैसे नाम दिया हुआ डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, पोलैंड, इन लोगों ने आपस में बांट लिए। द अलाइड पावर डेमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकेन इट्स पावर। वो जर्मनी में जो उनका जो पावर था उनसे उनको सत्ता से बाहर कर दिया। द वार गिल्ट क्लास हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार एंड डिमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड। और जब ये युद्ध हुआ तो इसमें जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उसके जो साथी थे उनको भी उसका जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। जो द अलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स Rhineland of much of the 1920. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles. अब इसमें जब जर्मनी की हार हुई तो उसको युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया तो उस पर उसके जो बहुत सारे जो मुख्य क्षेत्र थे व्यापारिक क्षेत्र थे वो छीन लिए गए, उन पे कंपनसेशन मतलब हर्जाना उन पे लगाया गया और इसके बाद ये एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें बहुत जर्मनी का बहुत अपमान हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द वार। अब इसका आखिर युद्ध का प्रभाव आखिर पड़ा क्या इसके बारे में है। द वार हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कंटिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। जब जर्मनी की हार हुई तो इसका बहुत फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ। इसको साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक और जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इसको परेशानी का सामना करना पड़ा। फ्रॉम अ कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर्स। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमार रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। अब जिस प्रकार से इसको पुराने जो शासक थे उन पे जब इसको दोषी ठहराया गया था कि वो युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिटीज एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। जर्मनी पे जिस प्रकार से हम जानते हैं कि उस पर हर्जाने के रूप में बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला गया और बहुत हर्जाना उनसे वसूला गया। दोज हु सपोर्टेड द वेमार रिपब्लिक mainly socialist, Catholic and democratic became easy target of attack in the conservative nationalist circle। अब चूँकि जब हम जानते कि जब युद्ध हुआ और उस समय के जो शासक जो थे उसके खिलाफ में जो डेमोक्रेटिक जो थे प्रजातांत्रिक जो इस पर विश्वास करते थे या जो इसमें दिया हुआ है नेशनलिस्ट क्या बोलते हैं रिपब्लिक वेमार रिपब्लिक मैनली सोशलिस्ट कैथोलिक एंड डेमोक्रेटिक। इसमें 3 नाम दिए हैं सोशलिस्ट कैथोलिक और डेमोक्रेटिक जो कि गणतंत्र के पक्षधर थे और जो पुराने जो कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे उनके खिलाफ थे वो टारगेट किए गए और उनको एक अपराधी की भांति देखा गया। दिस मैजिस्ट्रेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली 1930 एज वी विल सून सी। 1930 में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा जो हम आगे देखेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार ने एक यूरोपीय कंट्री या समाज में बहुत बड़ा अपना एक प्रभाव छोड़ा। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड एबव सिविलियन। अब जो सैनिक थे वो भी एक सिविलियन की तरह बिहेव करने लगे। पॉलिटिशियन एंड
publicities laid great stress on the need for men to be aggressive, strong, and masculine. The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable, lived in these trench, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisons, gas, and enemy selling and witnessed their ranks reduced rapidly. मीन्स अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अब कुल मिलाकर इसमें थोड़ी सी परेशानी बढ़ने लगी। इसमें जो सैनिक जो थे या इनका जो उनमें जो इनकी जो मानसिकता थी वो थोड़ी सी विकराल सी होने लगी और लोग अपने पद के लालच में, पैसे के लालच में अपने नैतिक मूल्यों से दूर भागने लगे। दे फेस्ड पॉइजन इसमें लिखा हुआ है, इसमें कई प्रकार उनको भी ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ा। Aggressive war propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being। अब इसके बाद जब परेशानी यहाँ पर बढ़ने लगी तो फिर से जो पुरानी रूढ़िवादी सोच के लोग थे वो अपने धीरे धीरे अपने पावर में की ओर अग्रसर होने लगे। डेमोक्रेसी वाज इंडीड अ यंग एंड फ्रेगाइल आइडिया। अब चूँकि वहाँ पर जब गणतंत्र की स्थापना की बात होने लगी तो उसमें चूँकि वो नया एक रूप था और वो उतने बहुत जल्दी सफलता की ओर ज़्यादा चल नहीं पाया, जल्दी अग्रसर नहीं हो पाया। विच कुड नॉट सर्वाइव द इनएस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वार यूरोप। यानी यूरोप में जब हम जर्मनी की बात करें तो उसमें जो नया गणतंत्र की स्थापना हुई उसमें बहुत अच्छी तरीके से जो वहाँ का जो रिपब्लिक था या जो डेमोक्रेटिक जो लोग थे या उनकी जो सत्ता थी जो एक अच्छे विचार की ओर ले जा रही थी, उनका जो विकास है वो जो भावना थी बहुत जल्दी कारगर साबित नहीं हो पाई, अपना और अस्तित्व अच्छी तरीके से नहीं ले पाई। और इसमें कंजर्वेटिव जो थे, पुरानी वाली सोच जो थे, जो चाहते थे कि राजाओं का जो पुराने शासकों का राज्य रहे जिसमें हम जर्मनी आगे बढ़ेगा, तो ये सोच फिर से पुनः विकसित होने लगी। पॉलिटिकल रेडिकलेशन, रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसमें एक बहुत मुख्य जो बात है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो हुआ उसमें अब आर्थिक जो तंगी या कमी जो आई जिसके कारण बहुत इकोनॉमिकल बहुत ही इनको नुकसान हुआ। द बर्थ ऑफ द वेमार रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। अब रसिया में जिस प्रकार से बोल्शेविक की जो क्रांति हुई थी उसमें एक पार्टी का गठन हुआ था। सोवियत ऑफ वर्कर एंड सेलर्स वेयर एस्टेब्लिश्ड इन मैनी सिटीज़। अब ये लोग कई शहरों में रहने लगे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। और यहाँ पर सोवियत जो रसिया जो था, रूस था, वहाँ का जो विचारधारा थी उसका रूप लेने लगा। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड कैथोलिक मेट इन वेमार टू गिव शेप टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और जो इनके खिलाफ थे वो यहाँ पर अपना जमा होने लगे, इकट्ठे होने लगे। द वेमार रिपब्लिक ट्रस्ट द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वार वेटरन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। तो इसका एक नया नाम दिया गया जिन्होंने अपना संघ बनाया, फ्री कॉर्प। द एंगाइज्ड स्पार्टेसिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। अब वहाँ पर जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी का एक जन्म हुआ। कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट henceforth became irreconcilable enemies and could not make common case against Hitler। अब ये यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि जो कम्युनिस्ट जो थे जर्मनी में, जो कम्युनिस्ट थे वो उन्होंने इसके खिलाफ हिटलर के खिलाफ लिखा है कुड नॉट मेक कॉमन केस अगेंस्ट हिटलर। ज़्यादा हिटलर का विरोध उन्होंने नहीं किया। बहुत रिवोल्यूशनरी एंड मिलिटेंट नेशनलिस्ट क्राउड फॉर रेडिकल सॉल्यूशन। और एक नई व्यवस्था, एक नया जो परेशानी से बचने के लिए एक नई विचारधारा या नए सोच के साथ इसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए व्यवस्था बनाने का प्रयत्न किया गया। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म वाज ओनली हाइटन बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। अब ये राजनीतिक जो कारण था इसमें 1923 में एक आर्थिक जो कमी थी जो इसमें
आर्थिक तंगी आ गई थी, उसमें 1923 की बात है। जर्मनी हैड फॉट द वार लीगली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिपरेशन इन गोल्ड। अब इसमें जब जर्मनी जब युद्ध लड़ा था और वहाँ पैसों की कमी थी तो उन्होंने दूसरे देश से उधार ले लेकर, लोन ले लेकर युद्ध लड़ा था। दिस डिप्लीटेड गोल्ड, और उसको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था उस पैसे के बदले में। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्स वेयर स्कार्स। अब वो जो गोल्ड था उसका भी एक टाइम था और धीरे धीरे वो भी उसकी भी जो एक लिमिट थी या उसका एक टाइम था वो भी पूरा होने लगा और यहाँ पे आर्थिक तंगी छा गई। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे। इसके बाद जब इस पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया तो क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं बचे, आर्थिक तंगी आ गई, तो जर्मनी ने इसे पे करने से मना कर दिया। एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरियाज रियोर टू क्लेम देयर कोल। जर्मनी रेटेलाइटेड विद पैसिव रेसिस्टेंट एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। अब इसमें वो जब जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, पैसा नहीं बचा, तो इन्होंने एक करेंसी छापने का निर्णय लिया। विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द अब जब यहाँ पे पैसे प्रिंट कर किए जाने लगे तो जर्मन मार्क फेल। तो यहाँ जर्मनी में जो इसकी जो रुपये की जो कीमत थी वो बिल्कुल गिरने लगी। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वाज इक्वल टू, इसमें एक नंबर दिया है, ये आप देख सकते हैं। हम मुख्य बातों में आ जाएं। ये जो फिगर दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कलेक्ट। अब इसकी जो कीमत घटने लगी, प्राइसेस ऑफ गुड्स सॉर्ड, है ना, इसके जो गुड्स सब्जियों के दाम थे वो महंगे होने लगे। द इमेज ऑफ जर्मन कैरिंग कार्टहोल्ड ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी खाने के जो पाव जो बोलते हैं ना, लॉफ ऑफ ब्रेड, है ना, पाव रोटी जिसको बोलते हैं, उसकी भी कमी होने लगी। वाज वाइडली पब्लिश्ड evoking worldwide sympathy. This crisis came to be known as hyperinflation, a situation when prices rise phenomenally high. इसका मतलब कि जब आर्थिक तंगी छा गई तो यहाँ की मुद्रा का जो मतलब कीमतें जो थी, वस्तुओं के दाम अचानक बढ़ने लगे, लोगों को खाने की तंगी होने लगी, है ना। Eventually the American intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Davis Plan, which required the terms of reparation to ease the financial burden on German. इस प्रकार से जब यहाँ की व्यवस्था बिगड़ने लगी तो इसमें अमेरिका ने थोड़ा सा इसमें फिर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाया कि जर्मनी की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। तो आज के पार्ट में हम इतना ही देखेंगे। तो शॉर्ट में हमने समझे कि किस प्रकार से बर्थ वेमार रिपब्लिक जो था उसका जन्म हुआ था और किस प्रकार से जर्मनी को एक कंपनसेशन यानी युद्ध के लिए दोषी ठहराया गया और कंपनसेशन एक हर्जाने के रूप में उस पर पैसा डाला गया या उनसे वसूला गया। इसमें कई प्रकार के नंबर थे, उसमें आप देख सकते हैं कि वो डॉलर के मामले में कि कितना है, उसके बहुत सारे जो क्षेत्र वो छीन लिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा इफेक्ट ऑफ द वार देख लिए, पॉलिटिकल रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो है, आर्थिक जो तंगी थी उसके बारे में भी देख लिए। और आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसके पॉइंट है आगे, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन एंड राइज टू पावर, हिटलर्स राइज टू पावर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।